हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम जो है गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में भी हमने कई सुल्तानों को देख लिया है। कई सुल्तान मतलब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, फिर उसके बाद उसके बेटे आराम शाह जो गद्दी पर बैठा था उसके बारे में जाना, फिर जो है इल्तुतमिश बैठता है और इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा जो कि अयोग्य शासक था रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था। उसके बाद रजिया सुल्तान बैठती है और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बैठता है। हमने बहराम शाह के बारे में एक वीडियो बनाया है, बाकी इसमें भी थोड़ा रिवीजन बहराम शाह के बारे में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह के बारे में जानने से पहले हम जो है ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक तथ्य तो यह जो किताबें लिखी गई थी उस वक्त में उनके बारे में जानते हैं। उन बुकों में सबसे पहला नाम आता है मिन्हाज उस सिराज की लिखी हुई पुस्तक, जिसका नाम था तबकाते नासरी। तबकाते नासरी फ़ारसी भाषा में लिखी थी और किसने लिखी तो मिन्हाज उस सिराज ने लिखी थी। मिन्हाज उस सिराज जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद का दरबारी कवि था, उसी के शासनकाल में यह लिखी गई थी। यह जो है मोहम्मद गोरी से लेकर नासिरुद्दीन मोहम्मद तक का शासनकाल के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। उस समय का अगला ग्रंथ है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही की रचना किसने की थी तो इसकी रचना जो है सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा तो याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। वैसे तो तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश का इतिहास मिलता है, परंतु इसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में भी लिखा गया है कि सुल्तान की मौत जो है बीमारी की वजह से हुई थी। इसके बारे में अलग अलग मत है। अगला ग्रंथ है किताब रहला। इसको किसने लिखा है तो इब्न बतूता ने लिखा है और यह किस भाषा में लिखी गई है तो अरबी भाषा में लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, जिसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा हुआ है कि बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद की हत्या की और सिंहासन प्राप्त किया। बलबन कौन था तो फादर इन लॉ नासिरुद्दीन मोहम्मद के ससुर थे ये। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी का मत है कि जो सुल्तान है नासिरुद्दीन मोहम्मद उसकी मृत्यु जो है बीमारी की वजह से हुई थी और कुछ का मत है कि बलबन ने उन्हें मरवा दिया था। हमने जो है दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों को अलग अलग सेपरेट वीडियो में कवर किया है। बहराम शाह के बारे में भी कवर कर चुके हैं हम, बाकी थोड़ा बहराम शाह के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो 2 किंग है वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। बहराम शाह के बारे में शुरू करते हैं। बहराम शाह मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 was the 6th Sultan of the Mamluk dynasty. He was the son of शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 जिसका शासनकाल था एंड द हाफ ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान। तो इसका हिंदी में मतलब है कि मोइजुद्दीन बहराम शाह उसका जो शासनकाल था वहाँ 1240 से 1242 था और वहाँ जो है छठा सुल्तान था। छठा कैसे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, पांचवा जो है रजिया सुल्तान और छठा यह खुद है बहराम शाह। आगे लिखा है कि यहाँ शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था और रजिया सुल्तान का हाफ ब्रदर था। While his sister was in Bhatinda, he declared himself a king with the support of 40 chiefs. His sister tried to regain the throne with the aid of her husband Altunia, a chief of Bhatinda. Though they were eventually arrested and executed. इसका मतलब यहाँ है कि उसकी जो सिस्टर मतलब रजिया सुल्तान उसकी जो बहन थी वो भटिंडा में जब थी तो इसने खुद ने स्वयं को जो है किंग सुल्तान घोषित कर दिया। कैसे, तो वो जो 40 तुर्क सुल्तान थे उनकी सहायता से उनकी सहायता मिली थी तो ही बहराम शाह ने अपने आप को किंग घोषित किया था। इसकी जो बहन थी रजिया सुल्तान उसने जो है सत्ता को हथियाना चाहा, बाकी ऐसा हो ना सका। इसका जो हस्बैंड थे अल्तुनिया वो भी एक तुर्क सरदार थे भटिंडा के।
बहराम शाह ने रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया था और गद्दी हथिया ली थी। 1236 से लेकर 1266 का जो समय है, इसमें जो है वास्तविक सत्ता जो है ये जो 40 तुर्क सरदार है इनके पास है, जिसमें से सबसे नीचे का पद जिसके पास था बलबन, वहाँ जो है एक योग्य और प्रतिभाशाली था, तो वो जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपर आया। रज़िया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है किसी भी शासक के पास शक्ति नहीं थी। वास्तविक सत्ता इन 40 तुर्क सरदारों के पास ही थी, बाकी सारे शासक नाम मात्र के शासक थे। नोबल्स के जो है 3 काम होते थे। टेरिटरी को एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना उसको। अगर कोई शासक विद्रोह करे आसपास का तो उसके विद्रोह को दबाना, यहाँ भी नोबल्स का मुख्य काम था। 1240 में एक पद का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है नायाब-ए ममलिकात। इसका मतलब ये है कि जो सुल्तान के बाद जो होता है यही। नायाब-ए ममलिकात के बाद एक और पद आता था जो था वजीर। मलिक इत्गिन को सर्वप्रथम नायाब बनाया गया था। ये सारे काम कौन कर रहा है? तो ये सारे काम जो है इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए जो 40 तुर्क सरदार थे उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। इनका भी निपटारा जो है अगला रूलर आएगा बलबन, वहाँ इन सबको एक एक करके मतलब ख़त्म कर देगा। वो जो इल्तुतमिश ने इन 40 तुर्क सरदारों का निर्माण किया था या गठन किया था, जो बलबन है वो इन 40 तुर्क सरदारों का दमन करेगा या फिर इनको समाप्त करेगा। बलबन ने जो है सबको कंसोलिडेशन कर दिया था, सबको इकट्ठा करो। बलबन ने सबको शांत कर दिया था। It was during this period of unrest that he was murdered by his own army in 1242. Died 15 मई 1242. After his death, he was succeeded by his nephew Alauddin Masood, a son of his half-brother Ruknuddin Firoz Shah. बहराम शाह का जो शासन है वो 1240 से 1242, इसमें बहराम शाह की मृत्यु, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहराम शाह की मृत्यु जो है उसकी खुद की जो आर्मी थी, आर्मी मतलब वो ग्रुप ऑफ 40 मतलब 40 तुर्क सरदार थे, उन्होंने ही इसका मर्डर करवा दिया था, मतलब बहराम शाह की मृत्यु करवा दी थी। और उसके बाद जो तुर्क सरदार एक किंग मेकर की स्थिति में है, जिसे चाहे उसे सुल्तान बना रहे। तो अभी जो है ये बहराम शाह का जो नेफो मतलब भतीजा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो बेटा अलाउद्दीन मसूद, इसको शासक बनाएंगे। अब अगला शासक जो है अलाउद्दीन मसूद होगा। बहराम शाह का शासनकाल मतलब कुछ खास काम नहीं हुआ इसमें, तो एग्जाम में कुछ खास पूछा नहीं जाएगा, वो कड़ी बनी रहे इसलिए लाइन से एक के बाद एक शासकों को कंप्लीट किया। बहराम शाह के शासन में कुछ भी काम नहीं हुआ था। नायाब-ए ममलिकात के पद का निर्माण हुआ था, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में कुछ नहीं आना है, कड़ी बनी रहे इसलिए हमने बहराम शाह के बारे में पढ़ा। एक इससे पहले भी क्लास ले चुके हैं बहराम शाह की, और ये भी एक क्लास थी बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह के नाम पर जो गुणगान होता है वो बलबन का ही होता है, तो वो जो 40 तुर्क सरदार है उनका ही है, मतलब कुछ खास शासक, इन शासकों के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, अयोग्य शासक थे। अब जो है हम अलाउद्दीन मसूद के बारे में पढ़ेंगे। अगला शासक जो है मसूद शाह यहाँ लिखा है अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 वाज द 7th सुल्तान ऑफ द मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। ही वाज द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका मतलब यहाँ है कि अलाउद्दीन मसूद जो है 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा था। ये जो है 7वां सुल्तान था मामलुक वंश का। उसके बाद जो ये किसका पुत्र था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वो खुद अयोग्य शासक था, तो यहाँ तो महाअयोग्य शासक है, कुछ खास हुआ नहीं इससे भी। यहाँ भी एक अयोग्य शासक था। दूसरा पॉइंट है हाउ एवर ही वॉज मोर ऑफ ए पपेट फॉर द चीफ्स एंड डिड नॉट एक्चुअली हैव मच पावर और इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट। इंस्टेड ही बिकम इन्फॉर्म्स फॉर हिज फाउंडनेस फॉर इंटरटेनमेंट एंड वाइन।
इसका हिंदी में मतलब यहाँ है कि जो ये मसूद शाह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का जो पुत्र है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह खुद एक अयोग्य शासक था, उसको भी मतलब कोई मतलब नहीं था राजपाट से, महिलाओं की संगत और शराब में डूबा रहता था वो भी। तो ये उसका जो है बेटा है, तो यह भी एक अयोग्य शासक है, बिल्कुल रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की तरह। मसूद शाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक पपेट मतलब कठपुतली था। कठपुतली किसका? तो ये जो 40 तुर्क सरदार है इनका कठपुतली था। जो भी काम करते थे यही करते थे। यहाँ नाम मात्र का शासक था। सारी पावर जो है ये 40 तुर्क सरदारों के पास थी। और बलबन की एंट्री होती है तो बलबन जो है धीरे धीरे अपनी सत्ता को जो है बढ़ा रहा था, और मसूद शाह को कोई मतलब नहीं था। मसूद शाह जो है बिजी था मनोरंजन में और शराब में। तो इससे क्या होता है कि जो वो 40 तुर्क सरदार है इससे एकदम परेशान हो जाता है, मतलब किसी कर्म का नहीं है ये। तो इसको क्या करेंगे, वो 40 तुर्क सरदार मरवा देंगे। तो यहाँ लिखा है कि बाय 1246 द चीफ्स बिकम अपसेट विथ हिज इंक्रीजिंग हंगर फॉर मोर पावर इन द गवर्नमेंट एंड रिप्लेस्ड हिम विथ हिज कजन नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासन 1246 से 1266 है, ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश थ्रो हिज सन नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसका हिंदी में यहाँ मतलब है कि जब 1246 का समय था उस समय जो चीफ मतलब वो 40 तुर्क सरदार है वहाँ बहुत अपसेट मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, मतलब किसी कर्म का ये शासक नहीं है और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि इसको रिप्लेस्ड कर दिया। रिप्लेस्ड कैसे किया? तो जो ये अलाउद्दीन मसूद शाह था इसको जो है इसके मतलब कज़न ब्रदर से रिप्लेस कर दिया। कज़न ब्रदर कैसे? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह और मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये दोनों भाई थे। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद के बेटे का नाम भी नासिरुद्दीन मोहम्मद था। तो अलाउद्दीन मसूद की जगह नासिरुद्दीन मोहम्मद के बेटे जिसका नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद है उसको जो है सत्ता दी गई, मतलब उसको अब राजा बनाया गया। किसके द्वारा? तो 40 तुर्क सरदारों के द्वारा बनाया गया। और ये नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है बलबन का दामाद भी है। और ये जो 40 तुर्क सरदारों में एक बलबन है। बलबन जो है अपनी बेटी का विवाह जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद से कर देगा। इस हिसाब से ये जो है सुल्तान का ससुर बन जाएगा और धीरे धीरे अपने सत्ता अपने हाथों में ले लेगा। और नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो शासनकाल था वो एक हिसाब से बलबन का ही शासनकाल था, मतलब वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में ही थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद भी कठपुतली की तरह ही था बलबन के लिए। नासिरुद्दीन मोहम्मद को जो है इतिहास में बहुत ही भला शासक बताया गया है। यह जो है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुरान लिखता था और टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसे सत्ता का कोई लोभ नहीं था। अब जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है ये गवर्नर ऑफ बहराइच, मतलब बहराम शाह का जो शासन था उस समय ये गवर्नर था बहराइच का, मतलब राज्यपाल था बहराइच का। इसके बाद सेकंड पॉइंट है दिल्ली मोस्ट आइडियल सुल्तान, मतलब दिल्ली सल्तनत का या फिर दिल्ली का जो है ये बहुत ही आदर्श सुल्तान माना जाता है। थर्ड पॉइंट है मिनहाज वाइज द कोर्ट पॉइंट ऑफ द हेड सिराज नासिरुद्दीन मोहम्मद, मतलब ये जो है टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। सुल्तान इन नेम, मतलब ये जो है नाम मात्र का शासक था। नाम मात्र का शासक मतलब वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में थी। वो 40 तुर्क सरदारों का भी धीरे धीरे अभी दमन होगा आगे, बाकी वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में। नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल जो है बलबन का ही शासनकाल है। नासिरुद्दीन मोहम्मद नाम मात्र का शासक है। इसके बाद है नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है नासिरुद्दीन फ़िरोज़ शाह रिगेंड 1246 से 1266 वाज द 8th सुल्तान ऑफ द मामलुक सल्तनत स्लेव डायनेस्टी। ही वाज द सन ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद डाइड 1229 हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है 8वां सुल्तान था। 8वां सुल्तान कैसे? तो रिवीजन करते। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, दूसरा आराम शाह, तीसरा जो है इल्तुतमिश बैठा था गद्दी पर, उसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बैठा था, उसके बाद रजिया सुल्तान 5वां, छठा जो है बहराम शाह और 7वां जो है
अलाउद्दीन मसूद, और अलाउद्दीन मसूद के बाद जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था, जिसकी मृत्यु जो है 1229 ईस्वी में हो गई थी, उसका बेटा है नासिरुद्दीन मोहम्मद। एज अ रूलर महमूद वाज नो टू बी वेरी रिलीजियस, spending most of his time in prayer and copying the Quran. However, it was actually his father-in-law and deputy sultan और नायब गयासुद्दीन बलबन। इसका हिंदी में मतलब यहाँ है कि ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था, ये बहुत ही धार्मिक था, धार्मिक प्रवृत्ति का था और धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से ही जीवन व्यतीत करता था। मतलब नमाज पढ़ना और कुरान की कॉपी करना, मतलब कुरान लिखता था ये। और एक्चुअली मतलब वास्तविकता में जो रूल कर रहा था वो जो डिप्टी है, वजीर और सुल्तान और नायाब जो गयासुद्दीन बलबन, मतलब वास्तविक सत्ता इसी के हाथों में आ गई थी, मतलब उप सुल्तान कहा जाने लगा था उस वक्त। In 1246, Nasiruddin was 17 years old and governor of Bahraich. Last three sultans were murdered by Turkish nobles, so he approached the rule of Sultan Koshishli. नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है जब 17 साल का था उस वक्त ये बहराइच का गवर्नर बना था, और लास्ट 3 सुल्तानों को जो है वो जो 40 तुर्क सरदार हैं, नोबल्स हैं, उन्होंने ही मरवा डाला था। आगे लिखा है ही टुक नो पार्ट इन रनिंग द गवर्नमेंट एंड लेफ्ट all administrative decision to his Turkish noble Balban exercised real power on his behalf of Sultan Nasiruddin was more a figurehead than actual ruler of his empire। इसका मतलब यहाँ है कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, उसमें मतलब इसका कोई रोल नहीं है नासिरुद्दीन मोहम्मद का। सारी पावर जो है बलबन के पास है, और तुर्किश नोबल नासिरुद्दीन एक नाम मात्र का शासक है। आगे जो है सुल्तान, ही आल्सो मैरिड डॉटर ऑफ बलबन इन 1239 टू कमेंट हिज पोजीशन एज सुल्तान। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी विथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग कॉपी ऑफ कुरान। बलबन जो है बहुत चतुर है। अब बलबन जो है एक काम और करता है, वो काम क्या करता है कि वो ये करता है कि उसकी एक डॉटर थी, उसकी शादी जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद से करवा देता है। तो इस हिसाब से वहाँ ससुर हो गया सुल्तान का, तो उसको और भी ज़्यादा मतलब मान सम्मान मिलने लगा। और ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद था, तो ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का था ही सही, तो इसको तो कुरान लिखने में और इसमें टाइम जाता था इसका। आफ्टर महमूद्स डेथ इन 1266, बलबन जो है उसका शासनकाल 1266 से 1286 रोज टू पावर एज महमूद हैड नो चिल्ड्रन टू बी हिज हेयर। अब जो है 1266 ईस्वी में महमूद जो नसरुद्दीन मोहम्मद है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु जो है सबके अलग अलग मत है। कोई कहता है कि बलबन ने इसकी मृत्यु करवाई थी, और कुछ लोगों का मत है कि बीमारी की वजह से नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। जो भी है, अगला शासक जो है बलबन होगा, और हम अगली क्लास में बलबन के बारे में। यहाँ जो तबकात नासरी है, इसके लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक और इब्न बतूता वो किस देश से आया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।